رب زدني علما. Okay, the chapter name is Risk and Uncertainty. अच्छा, व्हाट इज दिस? इसमें हम लोग दो चीज, हम लोग बड़ा नॉर्मली दीज वर्ड्स वी यूज, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इन दोनों में फर्क क्या है एक्चुअली? ये दिस चैप्टर और दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू मेकिंग डिसीजंस व्हेन देयर इज अ रिस्क और देयर इज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। तो पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क, व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अच्छा, रिस्क क्या है जी? वो कहता है रिस्क, देर आर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज नोन। एग्जाम्पल इसकी उसने दी है, कहता है फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस डिगिंग ऑफ ऑयल इन पर्टिकुलर एरिया, an oil company may estimate that they have 60% chance of finding oil and 40% chance of not finding oil। यानी हो कह रहा है रिस्क क्या है कि आपके पास, आपको पता है कि क्या आउटकम है, पॉसिबल आउटकम कौन सी हैं, और प्रोबेबिलिटी भी पता है। एग्जाम्पल हम कहें, अगर हम सीधे एक ग्राउंड के ऊपर टॉस कर रहे हैं, तो वी आर टॉसिंग अ कॉइन, सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, इधर देर विल बी हेड्स और देर विल बी टेल। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। नाउ द प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नोन, दिस इज अ रिस्क, whether there will be heads or tail. Now this will be called risk. अच्छा, uncertainty, there are number of possible outcomes but the probability of each outcome is not known। तो थोड़ा सा फंकी सी एग्जांपल हो जाएगी ये, बट एग्जांपल कर सकते हैं। यही टॉस, यू आर नॉट टॉसिंग दैट कॉइन इन अ ग्राउंड, यू आर टॉसिंग अ कॉइन व्हाइल स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ ऑफ अ हिल। अच्छा, अब जब आपने उसको टॉस किया, एक क्लिफ पे खड़े हैं, एक बड़ चोटी पे खड़े हैं, अब आपने जब उसे टॉस किया, तो आपको पता है पॉसिबल आउटकम क्या है, या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आएगा भी कि नहीं, क्या जो है वो नीचे गिर जाएगा वापस उधर, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट उस पे गिरेगा कि नहीं। इसकी दूसरी एग्जांपल उसने किया है, कहते हैं सेम ऑयल कंपनी में डिग फॉर ऑयल इन प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड एरिया, एक्सप्लोर नहीं किया, द कंपनी नोज दैट इट इज पॉसिबल फॉर देम टू ईदर फाइंड और नॉट फाइंड ऑयल बट इट डज नॉट नो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ दीज आउटकम। तो व्हेन यू डोंट नो, the business don't know the probabilities of each outcome, that is called uncertainty. If they know, that is called risk। रिस्क को मैनेज किया जाता है, अनसर्टेनिटी को कम किया जाता है। अच्छा, अनसर्टेनिटी को कम कैसे किया जाता है? सो देर आर मार्केट रिसर्च टेक्निक्स। मैं अब इतना इस पे आई नॉट बी गोइंग इन टू द डिटेल्स बिकॉज दीज थिंग्स, these things you have already studied in some other courses as well। जस्ट बता देते हैं। अच्छा, अनसर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी अब पता ही नहीं है चीज़ें क्या होंगी, तो आप क्या कर सकते हैं? आप रिसर्च यूज कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च टेक्निक्स, जिसमें फोकस ग्रुप है। फोकस ग्रुप क्या होता है? फोकस ग्रुप में देर विल बी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो कि नॉर्मली 8 to 10 पीपल होंगे, सिलेक्टेड फ्रॉम ब्रॉडर पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फैसिलिटेटर होता है, इंटरव्यूअर होता है, एंड द क्वेश्चंस आर डिस्कस, द पीपल डिस्कस द आइडियाज, सो फ्रॉम दोज आइडियाज जो है वो अनसर्टेनिटी को कम किया जाता है। दूसरा डेस्क रिसर्च है, जिसे सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। यू सिट ऑन टेबल और यू फाइंड आउट ऑलरेडी रिसर्च एरियाज एंड यू फिगर इट आउट के इस अनसर्टेनिटी को ऑलरेडी अवेलेबल रिसर्च से कैसे कम किया जाए। थर्ड है फील्ड रिसर्च, ऑफन कॉल्ड प्राइमरी रिसर्च, जिसमें मोटिवेशनल एंड मेजरमेंटल रिसर्च होती है। मेजरमेंटल रिसर्च में फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं, जो कि ये थोड़ा सा आपने खुद, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, मैं जा रहा हूं असल में जो हमारा मेन है टॉपिक, दैट इज अदर मेथड्स ऑफ डीलिंग विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इन एडिशन टू रिसर्च टेक्निक्स डिस्कस, द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू एड्रेस द रिस्क और अनसर्टेनिटी, जिसमें पहला सेंसिटिविटी एनालिसिस है, दूसरा सिमुलेशन एनालिसिस है, द थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, द फोर्थ वन इज मैक्सीमैक्स, मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स रिग्रेट। ये बहुत मजे के रूल्स हैं। एंड देन द डिसीजन ट्री। सो विल रिव्यू ईच मेथड। सबसे पहले आ गया सेंसिटिविटी एनालिसिस। नाउ व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस? सेंसिटिविटी एनालिसिस इज बेसिकली, it takes each uncertain factor in turn and calculates the change that would be necessary in that factor before the original decision is reversed। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट है, जो कि गिवन इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें प्रॉफिट
गिवन है। अब आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि ये प्रॉफिट जो है कितना सेंसिटिव है अगर प्राइस चेंज की जाए, ये कितना सेंसिटिव है अगर कॉस्ट चेंज की जाए। सो व्हाट टिपिकली इट इन्वॉल्व्स व्हाट इफ क्वेश्चंस। व्हाट इफ the sale price which is 100 that goes to 150, what will be the impact of that on the profits? Now this is basically sensitivity analysis। अच्छा, इसमें होता क्या है, best estimates for variables are made and decision arrived at। तो एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें इलिस्ट्रेशन है। क्या कहता है जी, कहता है, मुझे इसको थोड़ा सा कर ले, अच्छा जी, कहता है अ मैनेजर इज कंसिडरिंग अ मेक वर्सेस बाय डिसीजन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। अच्छा, वो एस्टिमेट्स क्या हैं? वो कहता है अगर मेक और बाय डिसीजन हम लोगों ने ऑलरेडी भी किए हैं। वो कहता है अगर तो बनाते हैं, खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 10 एंड अल्टीमेट सेलिंग प्राइस इज 15। तो इफ आई ओपन, लेट मी ओपन एक्सेल। ओके, सो वी हैव टू डिसीजंस, वन इज ए। अच्छा, ए में वो कहता है अगर मेक बनाते हैं तो क्या होगा जी, कॉस्ट जो होगी, यहां पे लिख लेते हैं, सेल प्राइस जो होगी अल्टीमेटली सेल, सॉरी, अल्टीमेटली जो सेल कर सकेंगे दैट विल बी, अगर बनाते हैं ठीक है खुद से, तो सेल कर सकेंगे $15 की। ठीक है, अच्छा उसकी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट होगी, वो कहता है जी कितनी, दैट विल बी 10। सो ऑब्वियसली द कंट्रीब्यूशन विल बी, कंट्रीब्यूशन इज 5। ठीक है जी, कैसे आया? 15 में से वी सब्ट्रैक्टेड लेस कॉस्ट, कर देते हैं इसको यहां पे, वी सब्ट्रैक्टेड कॉस्ट फ्रॉम द सेल प्राइस, सो द कंट्रीब्यूशन इज 15। ओके, सेकेंड वो कहता है अगर बाय करते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगी? सेलिंग प्राइस अल्टीमेटली होगी 14। ठीक है, अच्छा जी, कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट उसने दो बता दी। उसने कहा जी एक तो हम बाहर से खरीदेंगे, मटेरियल खरीदेंगे और उनको रीबैच करेंगे, तो 8 कॉस्ट आ गई ना, तो दिस इज 8। So what is the contribution? Contribution is 6. Now what will do? What sensitivity analysis do? वो क्या कह रहा है, पूछते हैं, you are required to assess the sensitivity of decision to external purchase price। ये जो ₹6 है एक्सटर्नल परचेज प्राइस, वो कहता है अगर ये कितना चेंज होगा तो आपका डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। देखें इस डिसीजन पे अभी तक, फॉर दिस इंस्टेंस, यहां पे अगर मैं लिखूं डिसीजन, सो फॉर डिसीजन है टू बाय। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज्यादा कमा रहे हैं अगर हम बाय करते हैं। अब वो कहता है अगर इसमें ये वाले में, व्हाट आई डू 6 + 2। ठीक है, सो 6 बाय करने की कॉस्ट है जो कि हम मटेरियल बाय कर रहे हैं, और 2 जो है उसको रीबैच करने की है, और उसे 14 की बेच रहे हैं। वो कहते हैं अगर 6 में कितना चेंज आए कि आपका रिवर्स हो जाएगा, तो लेट्स सपोज हम क्या कर सकते हैं, हम बाय के ही हम 3 सिनेरियो बना सकते हैं। ठीक है, बाय के 3 सिनेरियो, 2 सिनेरियो ही इनफ होंगे। अच्छा, बाय के 2 सिनेरियो क्या होंगे कि एक सिनेरियो हो जाए कि 7 पे चला जाए, और एक हो जाए आपकी जो एक्सटर्नल प्राइस है वो 8 पे चली जाए। अब अगर ये 7 पे चला जाएगा तो आपका कंट्रीब्यूशन 5 पे चला जाएगा, और अगर ये 8 पे चला जाएगा तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है 4 पे चला जाएगा। नाउ सी, अगर एक्सटर्नल प्राइस 7 हो जाती है, यानी 6 से बढ़ के 7 हो जाती है, ₹1 चेंज होती है। अच्छा, ₹1 चेंज अगर यहां पे करें, $1 चेंज, और ये कितना बना $1, 1/6 इज इक्वल्स टू अराउंड, ये 17% बनता है, 16 पॉइंट समथिंग। तो 17% अगर आपकी चेंज की जाए प्राइस, जो कि बाइंग प्राइस है,
ऑफ मटेरियल, तो यू आर इनडिफरेंट, आप मेक वर्सेस बाय में इनडिफरेंट हो जाएंगे। और अगर इससे ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली आपका डिसीजन रिवर्स हो जाएगा कि आप जो है, अगर, अच्छा इफ अब हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, मर्ज कर देता हूं मैं इसको, विल राइट इफ बाइंग प्राइस या बाइंग कॉस्ट change by 17%, the decision will be reverse। जाहिर बात है 17 और मोर, तो फिर हम क्या करेंगे, और मोर हमारा जो है डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम जो है वो वापस मेक की तरफ चल जाएंगे। नाउ दिस इज हाउ सेंसिटिविटी एनालिसिस वर्क। वी सी हाउ सेंसिटिव और डेटा वन वेरिएबल इज विद द चेंज इन अदर वेरिएबल, इट कैन बी एनीथिंग, ये उसने यहां पे लिखा भी है। स्ट्रेंथ ऑफ sensitivity analysis, there is no complicated theory to understand, information will be presented to management in form of which facilitates subjective judgment to decide the likelihood of various possible outcomes, and it identifies area which are crucial to success of project. If the project is chosen, those areas can be carefully monitored। अच्छा, इसकी weakness क्या है? It assumes that changes to variable can be made independently, material prices will change independently of other variables, सिमुलेशन अलाउज अस टू चेंज मोर देन वन वेरिएबल। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, अगर एक्सटर्नल प्राइस चेंज हो रही है तो क्या पता आपकी बाइंग कॉस्ट भी जो मेक कर रहे हैं यहाँ पे, जो मेकिंग की कॉस्ट है वो भी तो चेंज हो रही हो। तो उसके लिए वो कहता है सिमुलेशन एनालिसिस ज्यादा बेहतर है रादर देन सेंसिटिविटी एनालिसिस। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इट ओनली आइडेंटिफाइज हाउ फार अ वेरिएबल नीड टू चेंज, इट डज नॉट लुक एट probability of such changes, वो फिर हम लोग expected value में देखेंगे। it provides information on basis of which decisions can be made but it does not point to correct decision डायरेक्टली। तो ये वीकनेस है। अच्छा, इस वीकनेस को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव सिमुलेशन एनालिसिस। अच्छा, सिमुलेशन एनालिसिस क्या होता है? सिमुलेशन बेसिकली क्या है, एक आप मॉडलिंग करते हैं। अक्सर ये जो जेट फाइटर्स होते हैं ना, इनको उसमें प्लेन में बिठाने से पहले, इनको प्लेन में बिठाने से पहले, जहाज में, जेट में बिठाने से पहले सिमुलेटर्स होते हैं, उनमें बिठाते हैं, उस तरह का प्रेशर देते हैं, उस तरह की चीजें कि वो हैंडल कर सकते हैं। अभी आजकल इवन जो आपके ड्राइविंग टेस्ट हो रहे हैं, आई डोंट नो इन पाकिस्तान, बल्कि यूके में तो बहुत पहले होते थे, यूएस में भी, यूएई में भी हो रहे थे। आपको एक ऐसी गाड़ी पे बिठाया जाता है कि आप उसको एज एज इट इज ड्राइव कर रहे होते हैं। या इवन आप ये जो मॉल्स में जाते हैं, वहां पे सिमुलेटर्स लगे होते हैं, जहाँ पे आप वो 3D 4D ग्लासेस पहन के आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे आप वहां पे, दीज आर ऑल सिमुलेशंस। अच्छा, यहाँ पे सिमुलेशन क्या होती है? ये बेसिकली दिस सिमुलेशन मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉन्टे कार्लो। अच्छा, ये क्या है? ये रैंडम नंबर जनरेट करता है और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है। व्हेन यू आर अनश्योर, व्हेन यू आर अनसर्टेन अबाउट थिंग्स, तो आप क्या करते हैं, आप फिर मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन एनालिसिस यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? हम डायरेक्टली चलते हैं एक एक एग्जांपल के ऊपर, उससे हम लोग कर लेंगे। एक एक कंपनी है, द एमपी ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। It has a number of potential films that it is considering producing, one of which is subject to management meeting next week. The film, which has been codenamed CA45, is thrilled based on a novel by well respected author। अच्छा, अब क्या है, वो एक फिल्म लॉन्च करना चाह रहे हैं बट दे आर अनश्योर कि यार क्या होगा। उनके पास पास्ट हिस्ट्री है कि इस तरह की फिल्म्स जब लॉन्च होती हैं तो क्या होता है। दे से दैट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पास्ट रिजल्ट्स, they say that the expected revenues from the film have been estimated as follows। there is 30, अच्छा मैं यहां पे इसको करता हूं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, रेवेन्यू का आ गया फॉर्मूला, ठीक है, और यहां पे हमारे पास कॉस्ट भी आ गई। अब क्या है बेसिकली, प्रॉब्लम ये है कि उनके पास, उनको जो है वो अनसर्टेनिटी है कि करें क्या। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रेवेन्यू की स्ट्रीम, और ये हमारे पास आ गई कॉस्ट की स्ट्रीम। ठीक है जी, तो वो कहते हैं जी, सिनेरियो वन क्या है कि डॉलर्स कितने आएंगे और उसकी
प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। इसी तरह डॉलर्स कितने होंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सबसे पहले रेवेन्यू को पढ़ते हैं। ठीक है जी, रेवेन्यू के लिए वो क्या कहता है? वो कहता है 30% चांस इट मे जनरेट टोटल सेल्स ऑफ 254,000। ओके, सो डॉलर्स होंगे 254,000 और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? इसकी है 30% प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा, ये रेवेन्यू की बात हो रही है। कहता है 50% चांसेस कि सेल्स 318 पे जाएंगी। 50% चांसेस हैं 318 पे जाएंगी। वाइल रेस्ट, देखें कोई भी जो चांस होता है वो 100% होता है ना, 100% से ज्यादा नहीं होगा। तो बाकी के 20% चांस होंगे कि सेल्स कितनी होंगी? दैट विल बी आउटरीच, बहुत ज्यादा हो जाएगी, 382,000 पे चल जाएंगी। ठीक है जी, ये है सिचुएशन रेवेन्यूज की, जो कि पास डेटा पे बताया। अच्छा, इसके साथ उसने कॉस्ट को भी कहा। उन्होंने कहा जी एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 20% चांस है कि कॉस्ट विल बी 248,000। कॉस्ट होंगी 248,000। कितना परसेंट चांस है? 20%। अच्छा, 60% चांस है कि 260 होंगी। जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है वो कितना है? 260,000 होंगी। अच्छा, ये कहां से रिजल्ट आया होगा? दे हैव कंप्यूटर, दे हैव सिस्टम इन विच दैट डाटा इज ऑलरेडी देयर। एंड 20% चांस है कि कॉस्ट चली जाएंगी 272,000 पे, कोई एक्सट्रीम केस हो जाए तो ये भी पूरा हो गया। ठीक है। अब वो दे आर अनश्योर, मतलब देखो ये कॉम्बिनेशन है ना, कि क्या पता ये रेवेन्यूज हो और ये कॉस्ट हो, या ये रेवेन्यू हो ये कॉस्ट हो, ये रेवेन्यू हो ये कॉस्ट हो, या ये रेवेन्यू हो ये कॉस्ट हो, ये रेवेन्यू हो ये कॉस्ट, मतलब देर आर मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस। अब वो दे आर अनश्योर के करना क्या है, तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन एनालिसिस कहता है कि आप क्या करें, आप रेंज बना लें, किसकी? प्रोबेबिलिटी जो है आपकी उसकी रेंज बना लें। ठीक है, रेंज कैसे बनेगी? फॉर एग्जाम्पल, जो पहला प्रोबेबिलिटी है वो 30% है। 30 का मतलब है, कहता है नंबर असाइन कर दो 0 0 से लेके 29 तक, मतलब ये 30 नंबर्स हैं। जीरो काउंटेड है, 0 से लेके 29 तक काउंट करेंगे तो ये 30 ही बन गए, 30%। अच्छा, आगे इसके होने चाहिए थे कितने? इसके होने चाहिए थे 0 से लेके 49 तक, लेकिन हम अलहदा नहीं लेंगे, हम उसे इससे आगे कैरी ऑन करेंगे। यानी 30 + 50 80 हो गया ना। तो अब ये स्टार्ट होगा 30 से लेके 79 तक। तो ये 50, ये अगर आप काउंट करेंगे तो 50 नंबर बन जाएंगे। अच्छा, इसकी बाकी की रेंज आ जाएगी कितनी? दैट विल बी 80 से लेके 99 तक। ठीक है, ये अब रेंज आ गई। हमने क्या किया? हमने प्रोबेबिलिटी को रेंज बना दिया, जो कि कैरी कम्युलेटिव रेंज बना दिया, कि पहली 30% प्रोबेबिलिटी को हमने 30 पॉइंट्स दे दिए। उससे आगे शुरू किए 50% को 30 से 79 तक, और 20% को 80 से 99 तक। इसी तरह हम इधर रेंज दे देते हैं। पहले 20% क्या होगा? 0 से लेके 19 तक। नेक्स्ट वी नीड 60, तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 20 टू 79। 20 में 60 जब ऐड होगा 80 हो गया, एंड देन इट इज 80 टू 99। ठीक है जी, ये भी पूरा 100 हो गया, पॉइंट्स हो गए, ये भी 100 हो गए। अब होगा क्या? अब वो करेगा, जस्ट अ मिनट। अब वो क्या करेगा? मोंटे कार्लो कार्लो जो है वो एक नंबर, रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, रैंडम नंबर जो जनरेट करेगा सिस्टम इन नंबर्स की बेस पे। लेट्स सपोज आपने रन किया तो उसने रैंडम नंबर जनरेट किया, ये वाला। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। आप 20 वाला करते हैं, जितनी आपको डिटेल चाहिए ना आप उसको उतना बढ़ाते जाएंगे। या तो 20 पे चला जाएगा या 16 पे होगा। एक मिनट। अच्छा, या तो 20 पे चला जाएगा या 16। जब आप कम करते जाएंगे तो वो उतनी डिटेलिंग कम होती जाएगी, जितने बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब ये है क्या? जरा गौर करते हैं। ये एक्चुअली पेयर्स हैं। मैं इनको पेयर्स में बनाता हूं। ठीक है, ये पेयर्स हैं। ये पांच बेसिकली पेयर्स तो नहीं कहना चाहिए, ये पांच कॉम्बिनेशंस है, कॉम्बिनेशंस कहना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन किस किस के हैं? कॉम्बिनेशन है ये
रेवेन्यू और कॉस्ट के। फॉर एग्जांपल वो कहता है पहला पेयर जो है वो 98, 98 किस में फॉल कर रहा है इस रेंज में, इस रेंज में 98 फॉल कर रहा है। पहली सिचुएशन में वो कहता है कि रेवेन्यू आएगा 382,000 का, और कॉस्ट, ये दूसरा जो नंबर है वो कॉस्ट क्या है, 12 किस में फॉल कर रही है, 12 फॉल कर रही है इस वाली रेंज में। सो दिस विल बी, द कॉस्ट विल बी 248,000। ठीक है, ये इस तरह सिमुलेशन एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगला कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं, दैट इज 56 एंड 02। 56 किस रेंज में आ रहा है यहां पे। सो दूसरा चांस क्या होगा, आपके रेवेन्यूज होंगे 318,000, और कॉस्ट कितनी होगी, इसके साथ 02 आ रहा है कॉम्बिनेशन में, तो 02 इस रेंज में आता है, कॉस्ट होगी 248,000। अच्छा, एक और करके देता हूं, फिर वहां सॉल्व हुआ होगा वो देख लेंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 3866। 38 किधर आएगा इस वाले में, यानी 318 ही होगा। और 66 जो है वो किस में आएगा, 66 यहां पे इस वाले में आ रहा है, सो दैट दैट विल बी 260,000। अगर हम इसको सॉल्व हुआ हुआ देखें तो उसने ये सॉल्व रैंडम नंबर की जो हम लोगों ने किया, देखें 98, 382,000, 98, 382,000, और 12 का जो है वो 248,000। ठीक है, इसी तरह दूसरा 56 जो है वो 318, और साथ में उसके कॉम्बिनेशन था 02 का 248, देखें 248 ही है। और तीसरा कॉम्बिनेशन है 318 और 260 का, 318 और 260 का। अच्छा, अब ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आए 134, 170, 58, 6 माइनस का लॉस और 48। अब देखें, ये आपको थोड़ा सा इसने आइडिया दे दिया, पता ही नहीं था ना कि क्या होगा, इसने आइडिया दे दिया कि ज्यादा चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट प्रॉफिट कमाएंगे। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि यार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जितने भी नॉलेज बढ़ता जा रहा है ना, इसकी वजह से अल्लाह पे जो एतकाद है ना, वो उसको हम चैलेंज करते जाते हैं। उस हम कहते हैं जी हम चीजों को लेके चल रहे हैं। तो ये, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री। यू नेवर नो, 3 दिन पहले चीजें चेंज थी, 3 दिन में पिछले पिछले 3 दिनों में जो चीजें हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पूरी दुनिया की मार्केट्स चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो ये वाला तो पास्ट हिस्ट्री की बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहा होगा ना। दैट्स व्हाई मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर मेरा कहते हो ना, तो आई हेट दिस वन। ठीक है, मैं, मुझे जो है ना वो सिमुलेशन में, मैं कहता हूँ यार एक चीज करनी है ना आपने, तो अल्लाह का नाम लेके करो एनी हाउ। अच्छा, अब देखिए इसी तरह वो कहता है बिजनेस, दो बिजनेस में डिसाइड करना है, बिजनेस ए है, बिजनेस बी है। अब ये बेसिकली थोड़ा सा ग्राफ्स को समझने वाली बात है। अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे प्रॉफिट रख रहे हैं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ टाइम प्रॉफिट अकर हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है, तो प्रोजेक्ट ए की जो देखिए, प्रोजेक्ट ए में ज्यादा टाइम पे जो है ना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट जो है ना वो कम है। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमम कितना है, कम है, लेकिन अकरेंस के चांस ज्यादा है। तो एक जो रिस्क अवर्स होगा ना, वो प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करेगा, कि वो कहेगा यार इसके अकरेंस के चांस ज्यादा हैं लेकिन कम प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट बी जो है, उसके अकरेंस के चांस कम हैं लेकिन प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा हैं, मतलब ये हाई रिस्क है। तो दिस इज हाउ द सिमुलेशन एनालिसिस इज डन। ये लिखा भी हुआ है, विच प्रोडक्ट शुड बी बिजनेस इन्वेस्ट, तो डिपेंड करेगा रिस्क रिस्क प्रोफाइल पे, कि रिस्क कितना लेना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं। अब हम चलते हैं, द थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर। एक और बहुत ही, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहूंगा बहुत ही फजूल सी टेक्निक है एक्सपेक्टेड वैल्यू की। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू टेक्निक क्या कहती है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी, लेट्स सपोज आप कोई गेम खेल रहे हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं जी आप एक गेम खेलने जाते हैं, दो दैट इज, मैं इसको थोड़ा सा कह रहा हूँ, ये इट्स क्या कहना चाहिए, बेटिंग है या जुआ है, इसको इस तरह कर लें। आप कसीनो में गए, चलें इस तरह कर लेते हैं, जाना नहीं है आपने, ठीक है, जस्ट अ मिनट वेट कीजिएगा। हेलो, हेलो। Yes, sir. Yes, yes. नहीं नहीं, आपको आपको नहीं कह रहा, मेरे फोन पे है जी, बोलिए, असद बात करो। जी जी, कंफर्म है। जी जी, थैंक यू। सॉरी, कॉल आई थी। अच्छा, दो
बेटिंग करना और जो है उसमें जाना ठीक बात नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं जी एक जो पढ़ा लिखा जो क्या कहना चाहिए वो खेलने गया है, कैसीनो में गया है, खेलने गया है, अब वो गया है तो उसे पता लगा कि कॉस्ट ऑफ प्लेइंग अ गेम कितनी है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट था, कॉस्ट ऑफ प्लेइंग गेम है जी से $10। ठीक है जी। अच्छा गेम क्या है? गेम ये है कि अगर एक डाइस है, ठीक है, जो लूडो का डाइस होता है, वो अगर रोल करेगा, ठीक है, तो अगर आ गया एक, क्या आया? एक, तो उसको कुछ भी नहीं पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर आया दो तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा अगर आया तीन तो उसे मिलेंगे $5। अगर आया चार तो उसे मिलेंगे $10। अच्छा अगर आया पांच तो उसे मिलेंगे $15। और अगर आया छह तो उसे मिलेंगे $20। अब एक गैम्बलर जो होता है ना, गैम्बलर, वो क्या करता है? वो देखता है कि यार 10 रुपए लगा के मुझे 20 रुपए मिल सकते हैं, या पूरे के पूरे भी जा सकते हैं, या 10 भी मिल सकते हैं, या 15 भी मिल सकते हैं, एक गैम्बलर जो होता है। जबकि एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट और गैम्बलर में सिर्फ इतना फर्क है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो क्या करेगा? वो जो है इसको भी कैलकुलेट करेगा, वो कहेगा, उस वो रूल बना लेगा। वो कहेगा जी रूल क्या है? रूल वो कहेगा, रूल ये है इस गेम खेलने का कि अगर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा हुई ना, फिर मैं ये गेम खेलूंगा, फिर मैं 10 रुपए भी लगाऊंगा। अच्छा एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी, आप क्या करेंगे? आप रिवॉर्ड को या आउटकम को, ठीक है, रिवॉर्ड आउटकम है ना बेसिकली, मैं इसको लिख देता हूं, आउटकम है। आप रिवॉर्ड को क्या करेंगे? इस आउटकम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से। अच्छा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? पी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, पी। अच्छा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देखिए रोल, जब आपने डाइस को रोल करना है तो एक आने के कितने चांस हैं? दैट इज 1/6, क्योंकि छह ही दाने जो जो डाइस होता है उसमें छह ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अच्छा दो आने के कितने चांसेस हैं? एक मिनट, फॉर्मेट नंबर टेक्स्ट। अच्छा एक आने के कितने चांसेस हैं? 1/6। दो आने के कितने चांसेस हैं? 1/6। तीन आने के कितने चांसेस हैं? वो भी 1/6। चार आने के कितने चांसेस हैं? वो भी 1/6। पांच के 1/6। इस तरह अगर कॉइन को टॉस करना हो तो हेड आने के कितने चांस होते हैं? 1/2। मतलब दो ही टोटल आउटकम है ना, तो उनमें से या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसमें टोटल आउटकम छह ही होती हैं, तो एक दफा एक ही चीज आ सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को जब हम लोग, $0 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। अच्छा ये तो हमारे पास आ जाएगा $0। ठीक है जी। अच्छा ये कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा $0। अच्छा ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी, यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू, एंटर किया, सो दिस विल बी हाउ मच? 0.833। ठीक है जी। अच्छा अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी 1.667। अच्छा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, सो दिस विल बी 2.5। एंड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, सो इट विल बी 3.33। ठीक है जी। अच्छा अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है?
इसमें मैं एक चीज खुद नहीं थी डाली, सम, आपने क्या कर देना है, सम कर देना है सबको, आउटकम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी को। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे। सो दिस विल बी 0 +0 +0 +0.833 +1.667 +2.5 +3.333 एंटर किया। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आई, एक्सपेक्टेड वैल्यू आई 8.3। कॉस्ट कितनी है 10। तो ये कहेगा नहीं भाई मैं जो है ना वो गैम्बल नहीं खेलूंगा। क्यों? क्योंकि गैम्बल खेलने की एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कम है, वो कम है एज कंपेयर टू द कॉस्ट। अगर ये 10 से ज्यादा होती तो तब जो है ये जो पढ़ा लिखा मैनेजमेंट अकाउंट पढ़ा लिखा गैम्बलर है ये फिर जरूर जाता। लेकिन एक आम गैम्बलर जो है वो ये देखेगा कि भाई $20 तो मिल रहे हैं ना 10 रुपए देके, तो वाई नॉट ये खेला जाए। तो दिस इज हाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच वर्क्स। मैं आज बस यहीं पे रुकूंगा, क्योंकि बाकी का जो है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है जी? कोई सवाल यहां तक किसी को? ओ हाजिर हो। ऐसे सर एक बार बता दें कि ये जो आपने बताया पढ़ा लिखा गैम्बलर है, इसको फायदा कैसे नजर आ रहा है और दूसरे को नुकसान फायदा। इसको फायदा इस तरह, फायदा कुछ नहीं, ये बड़ी बोंगी सी अप्रोच है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना टोटल, वो है मेरी 8.33 और मेरी कॉस्ट है $10 की। तो मेरी कॉस्ट ज्यादा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, इसलिए मैं नहीं जा रहा। अगर मेरी कॉस्ट कम होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, फिर मैं जाऊंगा। अगेन अगर रियलिटी चेक करें, रियलिटी तो रियलिटी में तो वही होगा। $10 दे के एक ही चांस आएगा, यहाँ 005 आएगा, इनमें से सारों में से एक ही आएगा, रियलिटी में यही आएगा। लेकिन जो गैम पढ़ा लिखा गैम्बलर है वो जरा अपनी पढ़ाई के ऊपर ज्यादा वो कर रहा है कि नहीं भाई मेरी पढ़ाई ज्यादा कामयाब है, मैं जो है ना वो डिसाइड करना है कि मुझे जाना, मतलब तसल्ली दे रहा है अपने आप को कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं। बाकी रियलिटी विल नॉट चेंज एट ऑल। ठीक हो गया? ओके सर। बस ये गोली देने वाली बात है और कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए मुझे ये जो तीनों मैंने आज अप्रोचेज आपको कराई है ना, आई हेट ऑल दीज थ्री अप्रोचेज भाई। क्योंकि रियलिटी मेरे आई एम काइंड ऑफ पर्सन आई से, यार जब आपने मतलब खेलनी है कोई गेम तो या 6 आएगा या 5 आएगा या 4 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा। लेकिन ऑब्वियसली फिर दुनिया की चीज़ें तो चलानी है ना, फिर नौकरियां भी तो बचानी है ना। ठीक हो गया जी? चलें, अपना ख्याल रखिएगा। यहीं पे जो है इसको क्लोज करते हैं।